नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आप जानते हैं कि अब ट्रेड और टैरिफ वॉर जो चीन के साथ 245% तक पहुंच गई है, उसके साथ साथ डोमेस्टिक फ्रंट पर भी उनकी एक लड़ाई चल रही है और वो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से। हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर आपको ये बताएं तो ऐसे समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जेएनयू की तरह, जैसे जहां पर जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग दिखाई दी थी, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को हार्वर्ड में टुकड़े टुकड़े गैंग दिखाई दे रही है। हार्वर्ड ने बस यहां पर एक चीज ये हुई कि एज एन इंस्टीट्यूशन ट्रंप को चैलेंज किया। ट्रंप ने एज हिज इंस्टीट्यूशन उन्होंने कहा कि जाओ फिर, तुमको पैसा नहीं देंगे। ये वाद विवाद लगातार चल रहा है। इसको लेकर के अमेरिकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की साख पर क्या सवाल उठ खड़े हुए हैं और क्या यहां पर भी उनको चुनौती चीन से मिल सकती है, बस इसी पर आज का हमारा कार्यक्रम है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही का। शाही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एक पृष्ठभूमि आप रख दें, बता दें कि ये क्या ताजा बवाल है हार्वर्ड बनाम ट्रंप में। जी संकेत, जैसा हमारे दर्शक जानते हैं कि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इन्होंने एक वॉर जो है वो छेड़ रखा है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में। 60 जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका की, उनकी निशानदेही की गई है। इनमें आईवी लीग के जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो एमआईटी हो चाहे हार्वर्ड हो, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये हैं। बट आईवी लीग से दीगर जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो रटगर्स हो, चाहे वो स्टैनफोर्ड हो, चाहे वो और कैलिफोर्निया टेक हो, मिशिगन हो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोआ हो, वो तमाम जो जो टॉप यूनिवर्सिटीज अमेरिका के हैं, उनको एक टारगेट किया गया है। बहाना ये किया गया है कि जो इजराइल ने हमला किया, जो गजा में नरसंहार कर रहा है, उसके अगेंस्ट जो वहाँ प्रोटेस्ट पिछले साल चल रहे थे, उसका बहाना लेके कि ये एंटीसेमिटिज्म है और उन पे ये हमले हो रहे हैं यूनिवर्सिटी पे। लेकिन लार्जर गोल ये है कि जो तमाम कंजर्वेटिव एजेंडा है एजुकेशन को लेके, यूनिवर्सिटीज को लेके, उनमें उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसी के तहत एक ब्रॉड बेस्ड असॉल्ट जिसको कह सकते हैं, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज पे हो रही है। इसमें उनके राइट्स का हनन, उनके पावर को कर्ब करना, इंटरफेरेंस, ओवर रीच, जो तमाम हथकंडे हो सकते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन अपना रही है। जैसा हम बार बार कहते रहे हम लोग कि तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका के, वो ट्रंप मई हैं और उनका जो ये एक घमंड था कि हम कुछ एक चेक एंड बैलेंस यहाँ पे अमेरिका में है और हम इंस्टीट्यूशंस जो है वो आदमी के बेस इंस्टिंक्ट को, उसके डिक्टेटोरियल इंस्टिंक्ट को रोकेगा, वो यहाँ पे ध्वस्त होता नजर आ रहा है। चाहे वो होमलैंड सिक्योरिटी हो, चाहे वो आईआरएस हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो, ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ट्रंप के जो अपने यानी कंजर्वेटिव्स के जो अपने मोटिव्स हैं, उनको यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। शाह साहब, अब आते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर। जैसे कि ये आप तख्ती बैनर देख रहे हैं, लोग लिखे हुए हैं हैंड्स ऑफ हार्वर्ड, स्टैंड अप टू बुलीज। ये सारी चीजें यहाँ पर बोलनी शुरू कर दी गई हैं। ऐसा क्या चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप हार्वर्ड से, जिस पर हार्वर्ड की तरफ से एक तीखी प्रतिक्रिया आई और जिसकी वजह से अब मेरे ख्याल से $2 बिलियन के एड को रोक देने की बात कही जा रही है। जी, मैं पहले दर्शकों को यहाँ बता दूं कि हमारे हिंदी उर्दू में एक कहावत है ना कि उंगली कटाकर शहीदों में नाम। तो यहाँ हालांकि इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है हार्वर्ड के इस रेसिस्टेंस को, एज इफ इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, पर ये उंगली कटा के शहीदों में नाम वाली बात है। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने या उनके डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट भेजी तमाम यूनिवर्सिटीज को और उनसे कहा कि तुम प्रो पैलेस्टीनियन जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनका वीजा रद्द कर दो। उनके डिपार्टमेंट को, बिकॉज मिडिल ईस्ट डिपार्टमेंट जो है वो हर जगह इजराइल के विरोध में है, तो उस डिपार्टमेंट के जो लीडर्स हैं उनको हटा दो।
उसमें यानी आउटसाइडर्स को उन पे बिठाओ पैनल पे, यानी सरकारी आदमी को बिठा दो ताकि वो उस पे कंट्रोल रखें। ये सारे डिमांड्स उन्होंने किए थे। हम सब जानते हैं कि कोलंबिया बिल्कुल फोल्ड कर गया। सारे डिमांड्स उसने उसके मान लिए डोनाल्ड ट्रंप के, और उसकी बड़ी थू-थू हुई, और इंटरनेशनल जिसको कहते हैं कि एक कंडेमनेशन जो है वो कोलंबिया का मिला। लेकिन कोलंबिया के आड़ में हार्वर्ड छुप गया था। हार्वर्ड ने भी वो सारे काम किए फिलिस्तीन वाले मामले को लेकर। उन्होंने भी उनका जो 2 डिपार्टमेंट, यानी उनका जो मिडिल ईस्ट डिपार्टमेंट था, उसके जो टॉप जो फैकल्टीज थे उनको हटाया उन्होंने। उसके अलावा उनके पास एक डिपार्टमेंट होता था जिसको वो कहते थे कि रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस इनिशिएटिव डिपार्टमेंट, उसको उसने डिसबैंड कर दिया क्योंकि वो जो है इजराइल के वॉर का विरोध कर रहा था। उन्होंने भी वो सारे काम किए जो कोलंबिया ने किया। लेकिन कई बार होता है ना, वो सामने कोलंबिया कोलंबिया हो गया तो आपकी बात छूट जाती है। आप बच अब गए। मसला ये है कि हाँ, अब मसला ये है कि हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करती है। एक उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना वाली बात है। अब जब आप एक मुद्दे पे आपने कैपिचुलेट कर दिया, फिलिस्तीन वाले मुद्दे पे, तो उन्होंने नई डिमांड की लिस्ट आपके सामने रख दी कि अच्छा चलो अब ये तो कर दिए तुम, अब ये तुमको करना है, अब ये करना है तुमको। अब जो नई लिस्ट आई है उसमें इतने स्वीपिंग डिमांड्स हैं, जैसे मैं उसको कुछ चीजें आपको बता दूं। होमलैंड सिक्योरिटी ये कहती है कि जितने बच्चों को तुम वीजा दोगे उनको हमको रिपोर्ट करो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि अगर तुम बच्चों का एडमिशन करते हो तो हमको पूरा डेटा दो, किस बच्चे का एडमिशन हुआ है, और उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए रेस, रिलीजन, कंट्री ऑफ ओरिजिन वाइज, सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद बोला कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन डीईआई कैंपेन के अगेंस्ट में है कि आप रिजर्वेशन देते हैं उनको, उसको हटाइए पूरे उससे, और बताओ कि तुमने कैसे हटाया, टोटल मुझे डेटा। शाही साहब, मैं जिस आपको तरह माफ कीजिएगा, यहाँ पर रोक रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या होमलैंड सिक्योरिटी को ये सारी जानकारी, जब ये सारी, जाहिर सी बात है ना, इसमें बहुत सारे छात्र बाहर से आएंगे, तो बाहर से आएंगे, ऐसे तो चले नहीं आएंगे ढंकी रूट से पढ़ाई करने, वीजा भरेंगे, पासपोर्ट होगा, और स्टूडेंट्स के लिए अलग वीजा होता है। तो ये सारी जानकारी तो उनके पास पहले से ही होनी चाहिए, फिर क्या मांग रहे हैं? नहीं, देखें, यही फर्क भारत और अमेरिका में है कि जहां पे एक्चुअल डेमोक्रेसी होती है वहां डेटा प्रोटेक्शन जो है बहुत बड़ा इश्यू होता है। भारत नहीं है कि आपने एक होटल में दिया आधार कार्ड और उसके बाद आपके नाम पे 4 जो है सिम दुनिया भर में इश्यू होगा। अमेरिका में अगर जो वीजा है वो चूंकि होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर नहीं आता, वो अलग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, तो उनके पास वो डेटा है। लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल डेटा आप ऐसे एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इस चीज की आज तक इज्जत थी वहां पे। और डिपार्टमेंट को अगर आप कहेंगे एक दूसरे से डेटा शेयर करने के लिए तो वो पुशबैक भी करेगा, क्योंकि उनके यहाँ वो एक कल्चर है मतलब डेटा सेफ्टी का या प्रिवेसी का एक कल्चर है। हमारे यहाँ नहीं है कि भाई होटल में गए और कल से पता चला कि आपके नाम पे 74 सिम जो है वो उड़ीसा में इशू हो गया। तो ये फर्क है। या ये नहीं है कि सरकार ही आपका डेटा उठा रही है, आधार डेटा, या आपके वो जो हम जो लगाते हैं चिप अपने उस पे फास्टैग, उसका डेटा सरकार ही उठती है और गाड़ी की कंपनियों को बेच देती है। तो ये फर्क है। होमलैंड सिक्योरिटी चूंकि टेररिज्म रिलेटेड इशू में काम करती है, तो उसके पास डेटा जाना जो है वो बहुत ही बुरा माना जाता है कि उसको वो किस तरह से मिसयूज कर सकती है। इसीलिए ये यूनिवर्सिटी सेफ स्पेसेस है, ये डेटा शेयर नहीं करती। अब उनको कहा गया कि तुम ये करो, ठीक है, अपने दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं कह रहे, इनसे कह रहे हैं। उसके बाद इनको ये कहा कि तुम सारे डिपार्टमेंट में कमिटी ऐसा बनाओ जिसमें एक्सटर्नल आदमी जाके देखेगा कि वेरिड आइडियोलॉजिकल मूविंग्स जो है उसकी पढ़ाई वहां पे हो रही कि नहीं। यानी बिल्कुल जिसको कह सकता है कि कैपिचुलेशन की डिमांड उन्होंने कर दी। और ये भी मैं बताऊं कि इस कैपिचुलेशन के डिमांड पे भी शायद हार्वर्ड कैपिचुलेट कर जाता, लेकिन तमाम अभी जो हम ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, ये प्रोटेस्ट वहां पे चल रही है कि आप रेसिस्ट करें। इतने मान मनोबल, इतने प्रेशर के बाद जाके उनके प्रेसिडेंट ने रेसिस्टेंस जो है दिखाया है, जो लेटर उन्होंने भेजा है। वही मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं कि उन्होंने लाइन टो नहीं किया, लेकिन लाइन टो करते करते बात जब घर तक पहुंच गई तो वो उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गया। बहुत बहुत, ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि एक समझ ये है कि भाई हार्वर्ड इज स्टैंडिंग अप टू बुलीज, और आपका ये कहना है कि हार्वर्ड हैज बीन मेड टू स्टैंड अप टू बुलीज, इट डिड नॉट वांट टू। इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब मेरा ये कहना है कि अब देखिए, हार्वर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आ गया,
उसके बाद फिर बैराक ओबामा उस पर कमेंट लिख दिए। और हार्वर्ड का एक अच्छा स्वर्णिम इतिहास भी है। देखिए, इतने सारे नोबेल लॉरिएट्स, इतना दुनिया जहां के लोग, प्रेसिडेंट कितने सारे, सब हार्वर्ड से निकले हुए, पढ़े हुए। तो अब ये जो पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो हम ट्वीट आपको बता रहे थे, नो गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ व्हिच पार्टी इज इन पावर शुड डिक्टेट व्हाट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैन टीच, whom they can admit and hire, and which areas of study and inquiry they can pursue। और इस पर कोट ट्वीट किया बराक ओबामा ने। और इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब असली प्रेशर जो एक्सर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इस विद्रोह या फोर्स्ड विद्रोह के बाद हुआ है। जी। अच्छा, अव्वल तो ये हुआ कि ये लेटर जैसे ही निकला तो बहुत सारे दूसरे यूनिवर्सिटी जो डरे हुए, सहमे हुए बैठे हुए थे, उनके सांस में सांस आई। उनको लगा कि चलो, ये बड़ा आदमी पहले कर रहा है हार्वर्ड, तो इसके पीछे हम छुप जाते हैं। तो सडनली ये हुआ। हालांकि उनको उनको शायद इसकी जानकारी थी कि इस तरह का लेटर आने वाला है, क्योंकि जिस तरह मिनट्स में रद्द अमल आया दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्वीट रिलीज होने के बाद पढ़ के और इतना जल्दी आपने वो लेटर बनाया और उसमें इतना जल्दी साइन किया। मुझे लगता है कि मिनिमल लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन रही होगी। सोचा होगा, करेक्ट। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम यूनिवर्सिटीज अब इसके अगेंस्ट में चली गई है। मेरे पास लिस्ट है 9 यूनिवर्सिटीज और 3 यूनिवर्सिटी एसोसिएशन इसके खिलाफ, यानी जो ट्रंप ने जो उनका जो इंडोमेंट जो सॉरी ग्रांट्स रोके हैं, ऑलमोस्ट $400 मिलियन के आसपास के जो ग्रांट्स उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज के रोके हैं, उसको इलीगल करारने के लिए ये तमाम यूनिवर्सिटीज अब इस लेटर के बाद, जो हार्वर्ड ने लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की है। इसमें सारे बड़े यूनिवर्सिटी हैं, हमारे पास नाम है, कॉर्नेल है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, ब्राउन यूनिवर्सिटी है, कैलटेक है, कैलिफोर्निया टेक, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोआ है, MIT है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी है और प्रिंसटन है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज जो है वो जा रही हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आइंदा हफ्ते में कुछ और यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल होंगी। इसमें तमाम एसोसिएशंस हैं, स्पेशली अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है वो गया है इसके अगेंस्ट में। और अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है बेसिकली एक अम्ब्रेला बॉडी है, ये तमाम जो आईवी लीग और नॉन आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं उसकी। उसने इस लेटर का स्वागत भी किया है और वो भी गया है। तो एक जिसको कह सकते जो अभी तक 2 महीने से बिल्कुल डर के मार खाते हुए उनके सारे ऑर्डर्स का पालन यूनिवर्सिटीज कर रहे थे, उनमें लगता है कि थोड़ी जान में जान आई है इस लेटर्स को लेके, और अब एक कंसर्टेड एफर्ट हमें वहां देखने को मिल रहा है लीगली कि परस्यू करना। जो आपने बताया कि भाई उसके बाद हुआ क्या, तो प्राइमरी चीज ये हुई कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो $2.2 बिलियन के जो ग्रांट्स होते थे, मैं दर्शकों को थोड़ा समझा दूं, यूनिवर्सिटीज के पास पैसों के तमाम जो हैं सोर्सेज होते हैं। प्राइमरी सोर्स जो होता है उसको एंडाउमेंट कहते हैं। एंडाउमेंट मतलब वो किसी ने डोनेट किया। तो प्राइमरी सोर्स आज भी एंडाउमेंट है। हार्वर्ड से निकला हुआ कोई आदमी किसी कंपनी का CEO बन जाता है, मिलियनेयर बन जाता है, तो उसको लगता है कि 2 मिलियन हम अपने डिपार्टमेंट को दें, या जो दुनिया के तमाम और लोग हैं इस तरह से। तो नंबर 1 जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एंडाउमेंट होता है। मैं यहाँ पे दर्शकों को बता दूं कि यहाँ कितनी बड़ी किस अमाउंट की बात कर रहे हैं। हार्वर्ड का एंडाउमेंट $55 बिलियन का है, जो दुनिया के 100 कंट्रीज के GDP से बड़ा है। नीचे के जो 100 ममालिक हैं उनके GDP से बड़ा है। भारत के डिफेंस बजट से बड़ा है सिर्फ उसका अपना एंडोमेंट। तो इससे आप समझ सकते हैं एक चीज। दूसरी, ये जो रिसिप्ट्स होती हैं, यानी जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, पेड स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं, जो पैसा देके पढ़ते हैं, जो ट्यूशन फी देके पढ़ते हैं, उनके पैसे से वो कमाई करता है। इसके अलावा 3-4 चीजें और होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट अमेरिका की उनको ग्रांट्स देती हैं। उस ग्रांट्स के तहत जो है वो उनको तकरीबन $2.2 बिलियन मिल रहे थे, जिस ग्रांट को ट्रंप महोदय ने सस्पेंड फिलहाल जो है वो विड्रॉ कर दिया है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एड भी होती है। जैसे मान लीजिए कि हार्वर्ड किसी वैक्सीन पे काम कर रहा है, तो अब उस वैक्सीन के रिसर्च के लिए स्पेसिफिक पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट से आते हैं, तो वो उस तरह के वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट भी सारे मुलतवी कर दिए गए हैं और
ये जो ग्रांट है 2.2 बिलियन का, ये भी हटा दिया गया है। इसके साथ ये धमकी दी गई है कि आपका जो टैक्स फ्री स्टेटस है, वो टैक्स फ्री स्टेटस को भी हम रिवोक कर सकते हैं, उसकी भी बात चल रही है। अगर टैक्स फ्री स्टेटस रिवोक होता है तो इनको प्रॉपर्टी टैक्स और तमाम दूसरे किस्म के टैक्स जो सब हैं, देना जो कि पड़ेगा। बिलियंस ऑफ डॉलर में है, वो देंगे। अच्छा, अब इस बात को भी थोड़ा सा समय हो गया है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हार्वर्ड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे कि अरे नहीं 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 आइए बात करें, या फिर अभी भी प्रतिशोध की ज्वाला जली हुई है? देखिए सर, ये लार्जर आइडियोलॉजिकल लड़ाई यहाँ पे चल रही है। जो मैंने कहा कि जो एक्सपेंडेबल है, जो जहां पे आप अपने मोरल क्वांडरी जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जैसे फिलिस्तीन का इशू अमेरिका में वही है कि उसको सब एवरीबॉडी मतलब थ्रोज देम अंडर द बस। लेकिन जहां पर लार्जर आइडियोलॉजिकल बैटल होती है, वहां पे फिर आपको ये देखना होता है कि आगे आप सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे। हमें पहले देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में राइट विंग पार्टी जो है वो मेनली उनके वोटर जो हैं वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। अमेरिका में ये और स्टार्क है। अगर आप डिवीजन देखेंगे पढ़ाई लिखाई करने वालों की और उनके वोटिंग पैटर्न की, तो जो जितना ज्यादा कम पढ़ा लिखा है उतना बड़ा वोटर है रिपब्लिकन पार्टी का, कंजर्वेटिव। तो अब मसला ये है कि अमेरिका को ये लग रहा है कि उसका जो नैरेटिव पे कंट्रोल था, जो वो इजराइल वाले युद्ध में इस बार हार चुका, जो नैरेटिव कंट्रोल उसके हाथ से निकल चुकी है, उसके पीछे उनको लगता है कि यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा रोल है कि जहां अमेरिकन गवर्नमेंट लार्जली प्रो इजराइल रही है, यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे एंटी इजराइल होती जा रही है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि हम अपना फसाड बना के नहीं रख सकते, लिबरल फसाड, अगर हम इस मुद्दे पे सपोर्ट नहीं करेंगे पैलेस्टीनियन। क्योंकि अब वो डाइकोटमी जो है वो बच्चे ही क्वेश्चन करने लगे। ठीक है। तो अमेरिका, तो रिपब्लिकन्स को ये लगता है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दें, ये यूनिवर्सिटी सिस्टम को हम डिस्ट्रॉय कर दें, तो फिर जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका कंपटीशन खत्म हो जाएगा और वो बड़े बड़े पदों पे आने लगेंगे। अभी जहां पर मुश्किलात पैदा होती है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी और आपके बीच में वो कंपटीशन हो जाता है। ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है जो भाजपा भारत में करती है यूनिवर्सिटी के साथ में। क्योंकि अब अगर आपने कह दिया कि बीए एमसी और ये सब जो कोर्स किया हुआ होगा यूनानी मेडिसिन, और उसको भी जो है ब्रिज कोर्स करा के डॉक्टर बनाया जाए, उसके पीछे मकसद ये होता है कि वो कम पढ़े लिखे हैं, जो कॉम्पिटेंट नहीं हैं, उनको मेन स्ट्रीमिंग किया जाए। जब आप कहते हैं कि पीएचडी और नेट की रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोफेसरशिप में जो है वो नहीं रहेगी, तो उसका मकसद ये है कि आपके जो वोटर हैं, जो इस लायक नहीं है कि नेट निकाल सकें, वो भी प्रोफेसर बन जाए। ये बिल्कुल वो सारा पूरे दुनिया एक ही टेक्स्ट बुक से निकला होता है। तो यही चीज अमेरिका में भी हो रहा है कि वो लार्जली चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया जाए, और उस रास्ते पे वो चल रहे हैं कि या तो तुम कंप्लाई करो, व्हाइट्स का एडमिशन कराओ, ब्लैक्स को निकालो, लैटिनो को असाइड करो, ये काम तुम करो, या हम तुम पे शिकंजा जो है वो कस देंगे। तो डेमोक्रेट पार्टी, ये बराक ओबामा की जो जबान फूटी है अभी इतने दिनों में, जो चुपचाप बैठे हुए थे, ये ऐसा नहीं है कि ये गुड फेथ में कुछ कर रहे हैं। इन सबको ये डर लग रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा कि हम कैसे फिर उसके बाद इनको यानी हम कैसे सपोर्ट करेंगे, हमारे सपोर्ट बेस जो है वो कहां से आएगी। तो ये लार्जर आइडियोलॉजिकल बैटल हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसीलिए एक सर्टेन पॉइंट पे जाके यूनिवर्सिटीज हैव टू ड्रॉ द लाइन, और वो लाइन उन्होंने यहाँ पे जाके ड्रॉ करने की कोशिश की है। पर ये इसको समझ लें कि यहाँ कोई मोरल क्वांडरी नहीं है, यहाँ अपने यानी खुद के विलुप्त हो जाने का डर है। हाँ, अस्तित्व की लड़ाई क्योंकि हो गई, इस वजह से आपको एकदम से ये लगा कि आओ जरा इंसाफ की बात कर लें। समझ गया मैं आपकी बात। और उसमें भी अभी मालूम नहीं है कि वो अल्टीमेटली कहां जाकर के बात रुकेगी, या फिर अभी भी एक नेगोशिएशन हो जाएगा जो वहां की सरकार है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। ये जो स्क्रीन पर दर्शकों आप नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, अमेरिकी एजुकेशन सिस्टम को नेस्तनाबूद करके मानेंगे। तो अगर अमेरिकी इकोसिस्टम एजुकेशन, ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं, अगर ये गड़बड़ाएंगी तो इसका फायदा किसको मिलेगा? आप जानते हैं अमेरिका आज से नहीं जमाने से इट बोस्ट्स ऑफ
बहुत ही प्रबल और अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अमेरिका में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि और देश में नहीं है, और ऐसा नहीं है कि और देशों में अच्छी संस्थाएं आ नहीं रही हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे कि मीडिया के साथ कहा जाता है, इज अ मैटर ऑफ हैबिट, रेपुटेशन एंड लेगेसी। तो लेगेसी का मजा अब तक इन संस्थाओं ने देखा, लेकिन क्या ये किसी देश को या और किसी शिक्षण संस्था को अपनी लेगेसी बनाने से रोक रहा है? और यहां पर और नए मुल्क क्या कर रहे हैं शाही साहब, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अमेरिकाज लॉस विल बी हुज गेन? जी देखें, अराउंड 1950s अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस को ये समझ में आ गया कि अमेरिकन पॉपुलेशन का वही 10% क्रेम डे ला क्रेम है जिसको हम अपने सिस्टम में ला सकते हैं। यानी अगर वो अपने सिस्टम में नहीं आया तो उसके अलावा हम नीचे वालों को उठा के नहीं ला सकते, क्योंकि वो शायद उनको लाने से डाइल्यूट हो जाएगा जो एक स्टैंडर्ड है पढ़ाई। तो उनका ध्यान गया कि अच्छा, तो हम अब क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम दुनिया भर के जो एलिट्स हैं उनको यहाँ पे लाएं। ये डुअल पर्पस सर्व करता है। आप अपना सॉफ्ट पावर फैलाते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, प्लस वो आपको पैसा देते हैं। कि भारत से अमीर बच्चे या जो स्कॉलरशिप पे भी गए हैं उनको भी कुछ तो देना ही पड़ता है। 100% स्कॉलरशिप तो बहुत ही कम लोग को मिलता है, तो वो वेल्थ भी लाता है। आपने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, आपने अपने लोग बनाए जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में आपको मदद करती है। जब आप इन लोगों को यूज करते हैं अपने पॉलिसी, अपने तरफ, अपने प्रति उनको एक सिंपैथी जनरेट करने, तो ये एक मॉडल था, सक्सेसफुल मॉडल था, चल रहा है। अब उस मॉडल पे एक कुठाराघात हो गया कि अव्वल तो आप यूनिवर्सिटीज में अगर इस तरह से हुकूमत की दखल होगी तो यूनिवर्सिटीज का जो अपना एक मयार है, उसका अपना स्टैंडर्ड है, वो गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो फिर बाहर के स्टूडेंट्स आपके पास क्यों आएंगे? अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी का मयार गिर गया तो कोलंबिया में कोई जर्नलिज्म पढ़ने क्यों आएगा? वो कहेगा कि आपका नाम तो धब्बा बंदा है, तो फिर वो आपके यहाँ क्यों बच्चे आएंगे? अव्वल तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इसके साथ ही साथ आपने वीजा में जो तब्दीली की है उसके कारण, अभी शायद हमारे दर्शकों को ना पता हो, इस साल सिर्फ इस एकेडमिक ईयर में 10,000 के आसपास इंडियन बच्चों का वीजा रिजेक्ट हो चुका है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। इसमें से बड़ी तादाद 30% के आसपास उन बच्चों की है जिनको एडमिशन मिल चुका था और वीजा रिजेक्ट हुआ। ठीक है, 10,000, लुक एट द नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। अच्छा, इसका कई रीजन है। एक तो वीजा रिजेक्ट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपने सख्ती कर दी वीजा में। दूसरा, उन डिपार्टमेंट्स में जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं, जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे जेंडर स्टडी, जैसे डाइवर्सिटी, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये तमाम एरियाज जो हैं उसकी डिफंड कर रहा है उसको गवर्नमेंट, ट्रंप गवर्नमेंट। तो अगर डिफंड कर देगा उस डिपार्टमेंट को, तो वो डिपार्टमेंट कैसे आपको पीएचडी ऑफर करेगी या कैसे आपको पोस्ट ग्रेजुएट ऑफर करेगी? तो वो वीजे कैंसिल हो रहा है कि जिसने ग्रीन टेक्नोलॉजी में वीजा अप्लाई किया था, पीएचडी या पोस्ट डॉक करने जा रहा है, वीजा उसको रिस्किंड कर दिया। तो अब ये कहां जाएंगे? इनके पास 3 ऑप्शंस बचे। भारत का तो कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है नहीं कि ग्लोबल 250 में हो कि वहां पर कोई आप इंटरनेशनली बहुत अच्छे बच्चों को अपने तरफ खींच। तो बचते हैं कि अगर आप ईक्यू का लिस्ट देखेंगे, एनुअल लिस्ट या टाइम्स के एनुअल लिस्ट देखेंगे, तो आपको 3-4 जगह नजर आएगी। एक तो यूरोप, जाहिर है, बड़े यूनिवर्सिटी, चाहे वो ज़ुरिक में हो, चाहे वो मिलान में हो, चाहे वो नॉर्दर्न यूरोप में हो, तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज वहां पे हैं। तो एक बड़ा चंक उस तरफ जाएगा। दूसरा बड़ा चंक एशिया के जो बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें 3 मेजर स्ट्रीम्स नजर आती हैं। एक तो जो दुबई और इस तरह के जगहों पे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के ब्रांच खुले हुए, उसमें फिर चाइना के बहुत, यानी चाइना, व्हेन आई से चाइना आई आल्सो मीन हांगकांग एंड मकाओ, जो पूरा का चाइना का मेनलैंड एंड जो 2 आइलैंड्स हैं, इनके यूनिवर्सिटीज टॉप यूनिवर्सिटीज में काउंट अप होते हैं दुनिया के। अगर आप 100 की लिस्ट देखेंगे तो आपको चाइना और जो 2 आइलैंड्स हैं उसके 15-15, 18-18 यूनिवर्सिटीज आपको नजर आएंगे। वहां जाएंगे बच्चे। सिंगापुर के 2 बड़े यूनिवर्सिटीज, नैनयांग और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, उधर बच्चे जा रहे हैं। तो ये सारी जगहों पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग शिफ्ट करेंगे, ग्लोबल टैलेंट उस तरफ बढ़ता जाएगा।
तो ये पुश और पुल इफेक्ट दोनों आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि अव्वल तो ये यूनिवर्सिटीज भी अच्छे रैंक्स की हैं, दूसरा कि जो आपको पुश कर दिया, आपको वीजा और तमाम चीजें नहीं दी गई, उसके कारण बच्चे अब इधर जाते हुए दिख रहे हैं। तो एक जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबल रीओरिएंट, ये ऑलरेडी हो रहा है बाय द वे पिछले 3-4 सालों में, बहुत मायनों में ये पिछले 3-4 सालों में हो रहा है। लेकिन चूंकि अब फंडिंग जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वो जो चाइना खर्च कर सकता है, वो अब अमेरिका के बस की नहीं उस लेवल की फंडिंग को देना। तो वो ऑलरेडी एक स्टेम रिसर्च में ऑलरेडी एक रीओरिएंटेशन हम लोग देख रहे थे बड़ी तादाद में, लेकिन उस प्रोसेस को इस असॉल्ट ने एक्सपेडाइट कर दिया। तो ये चीज पुश और पुल इफेक्ट हम दोनों यहाँ पे देख रहे हैं। ये अच्छा मौका है इंडिया के लिए भी कि इनके जो बड़े यूनिवर्सिटीज है, मौका था रैदर, मैं है इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ भी उल्टा हो रहा है, यहाँ भी यूनिवर्सिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी तक कम से कम ये था कि इसका हम भी फायदा उठा सकते हैं कि हमारे कुछ जो एलिट यूनिवर्सिटी, वो बच्चे अट्रैक्ट कर सकते थे, क्रेम डे ला क्रेम। लेकिन मुझे लगता है कि एज विथ एवरीथिंग वी आर प्रोबेबली आल्सो मिसिंग दिस बस। अब एक मेरा आखिरी सवाल आपसे शाही साहब, और वो ये कि देखिए, किसी भी संस्थान की इज्जत बहुत समय में बनती है, और आप लाख कह लें कि एक क्षण में सब कुछ चला जाता है, ऐसा होता नहीं है। वो इज्जत जाते जाते भी वक्त लगता है। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एंड रेस टू द बॉटम हो गया है अमेरिकी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स के लिए, या फिर अभी भी एक गुंजाइश है कि वो जो अपना रुतबा है उसको और दबदबा है उसको बनाए रखें? देखिए, रुतबा और दबदबा के नाम पे तो अभी भी कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं है, क्योंकि मतलब कौन नहीं चाहेगा हार्वर्ड जाना और कौन नहीं चाहेगा कोलंबिया जाना। बट बात है कि इसके साथ जो और फैक्टर्स ऐड हो गए कि वीजा में मुश्किल, फंडिंग में मुश्किल। कहने का मतलब है कि मैं बुद्धिस्ट स्टडीज पढ़ने के लिए हार्वर्ड क्यों जाऊंगा? अगर मुझे ग्रीन टेक्नोलॉजी पढ़नी है, हार्वर्ड बेहतरीन जगह है, आई एम श्योर बुद्धिस्ट स्टडीज वहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई जाती होगी। लेकिन अगर मुझे एडवांस ग्रीन टेक्नोलॉजी पढ़नी है और उसके लिए हार्वर्ड में फंडिंग नहीं है, एक चीज मैं यहाँ दर्शकों को समझा, तो अच्छा वो आपने सवाल पूछा तो मुझे याद आ गया, वो कंफ्यूजन एक हो सकता है दर्शकों को। एंडाउमेंट डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होती है मोस्टली। अगर फलाना बिलियनर ने $5 बिलियन दिया है हार्वर्ड को, तो हो सकता है कि उसने अपने उस स्कूल को दिया हो जिस स्कूल से वो पढ़ा है, हार्वर्ड लॉ स्कूल को उसने दिया। तो वो पैसे आप लॉ स्कूल में ही खर्च कर सकते हैं उस एंडोमेंट को, ऐसा नहीं है कि उसको उठा के आप ग्रीन टेक्नोलॉजी में डाल दें। ये भी बहुत जरूरी है समझ। तो अगर मेरे मन की पढ़ाई वहां पे नहीं हो रही होगी, तो मैं अपना ट्रेड तो बदल नहीं लूंगा। I will rather go to a university which is not Harvard, but which might be equally good or at least 90% as good, and take my degree from there rather than studying Buddhist studies. तो मसला ये हो रहा, इज्जत तो भी है, लेकिन इज्जत का करेंगे क्या अगर मुझे अपना सब्जेक्ट नहीं मिल रहा और मुझे वीजा नहीं मिल रही? और इसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई। अब ये देखना है कि आगे। हाँ, क्या कह रहे थे आप? ऑलरेडी आ गई 10,000 अगर इंडियन स्टूडेंट्स के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, तो वी आर ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड दैट ब्रिज। बिल्कुल। आप देखते हैं कि आगे चल के 3.5 से भी ज्यादा साल डोनाल्ड ट्रंप के, इसमें ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अमेरिका की किस तरीके से लड़ती हैं या लड़ते हुए दिखती हैं, और अपना अस्तित्व कैसे बचाती हैं। सारी लड़ाई इसी चीज की है। शाही साहब, बहुत बहुत धन्यवाद द रेड माइक दुनिया के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।